So, students, now we are learning architecture of autoencoder. ऑटो इनकोडर का आर्किटेक्चर कैसा होता है? उसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है एनकोडर। ये फीड फॉरवर्ड फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क होता है जो इनपुट को लोअर डायमेंशनल लेटेंट स्पेस पे लेके आता है। जो कंप्रेस्ड इमेज होती है वो डिस्टॉर्टेड वर्जन में होती है ना। इनपुट का डिस्टॉर्टेड वर्जन होता है आपका सेकेंड स्टेज पे। तो एनकोडर जो पहला कंपोनेंट है आपके आर्किटेक्चर का, वो क्या कर रहा है, आपके इनपुट को लेकर के स्मॉल या छोटे रिप्रेजेंटेशन में लेकर आ रहा है, जो आपके इमेज को या आपके इनपुट को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देगा। नाउ दी सेकेंड पार्ट, इनकोड करने के बाद कोडिंग होती है, कोड पार्ट कहलाता है, जो कि वो सिर्फ आपके कंप्रेस्ड इमेज को डिकोडेड लेयर में लेकर जाती है ना। कोडिंग हो रही है, अब आता जा रहा है धीरे धीरे आपका पूरा इनपुट, राइट। फिर होता है डिकोडर। डिकोडर क्या करता है, आपकी जो डिस्टॉर्टेड इमेज है उसको वो रिफाइन करता है, उसको एनकोड करता है, आपकी लेटेंट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को लेकर जाता है। जो आपका लॉसी रिकंस्ट्रक्शन है वो ओरिजिनल इनपुट से आता है, राइट। मतलब अब आपका इनपुट और आपका आउटपुट बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, बीच में बस आपका थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड इमेज होता है। तो स्टेप्स के कैसे हुए, आपका इनपुट वेक्टर आया, वो इनपुट नोड्स में, राइट, एक इनपुट वेक्टर्स रहते हैं, 1 बाय 1 रो बाय रो आती है। इनपुट वेक्टर का जो फर्स्ट रो है, से सपोज अपन उसको x1 बोल रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग प्रोसेस पे जाएगा। मतलब आपका x1 विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ k1, k2, k3 and so on till kn. So n is nothing but the number of features in each row. ठीक है, तो x1 will be transformed into z1 into lower dimension for latent space representation. x1 आप सोच सकते हो ये है आपका इनपुट वेक्टर, राइट। तो आपकी ये k1 है, ये k2 है, ये k3 है और ये kn है, ठीक है। एक रो में जितने भी फीचर्स हैं वो सब पास हो रहे हैं। दिस इज योर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया है, आपने सिर्फ उनको आइडेंटिफाई किया है अपने फीचर्स को, राइट। अब जो ये Z1 मिला है आपको, जो डिकोडेड वर्जन है ना, उसको आप आप उसको लेकर आओगे, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। नाउ स्टेप नंबर 3, आप उसको डिकोड करोगे। इसी को, ये जो यदि n है तो यहाँ पर भी आपको n फीचर्स मिलेंगे। उसके बाद की स्टेप में क्या है, अब आप एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि क्या ये और ये इनपुट एंड आउटपुट आर सेम और नॉट, ठीक है। तो वो दैट विल बी कैलकुलेटेड और फिर आप बैक प्रोपगेशन अप्लाई करोगे, जिसमें आप एरर को कम करते हो, वेट्स को एडजस्ट करते हो और फिर से आप राइट की तरफ जाएंगे, करेक्ट। तो बैक प्रोपगेशन में आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं और फिर फीड फॉरवर्ड में फिर से लेफ्ट से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं और फिर राइट से फिर लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस चलती जाती है जब तक हमको ये लेयर और ये लेयर बिल्कुल इक्वल ना मिल जाए। कुछ हाइपरमीटर्स भी होते हैं जो एडजस्ट किए जाते हैं, जैसे कोड साइज, दैट मीन्स नंबर ऑफ नोड्स इन द मिडिल लेयर, इसको कोड साइज बोलते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नोड्स यू आर गोइंग टू टेक इन दी मिडिल लेयर, दैट इज योर हिडन लेयर। और दूसरा पैरामीटर होता है, फर्स्ट पैरामीटर हो गया हाउ मेनी कोड्स आर गोइंग टू बी इन द मिडिल लेयर। सेकंड वन, हाउ मेनी layers will be there, how many middle layers will be there in the hidden one, ठीक है। और तीसरा है नंबर ऑफ नोड्स पर लेयर, एक में कितने नोड्स होने वाले हैं वो भी डिसाइड करना होता है। मतलब हो सकता है कि आप विथ ईच एवरी पास और एवरी लेयर यू आर गोइंग टू डिक्रीज विथ ईच सब्सिक्वेंट लेयर ऑफ द इनकोडर, है ना, आप कम करते जा सकते हो, तो एक सिमेट्रिक पैटर्न मिल जाता है आपको, ठीक है। और जो लास्ट चीज होती है वो है लॉस फंक्शन, दैट मीन्स मीन स्क्वायर्ड यूज कर रहे हो आप या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज कर रहे हो, तो ये सारे हाइपरमीटर्स आपको डिफाइन करने पड़ते हैं जब आप आर्किटेक्चर ऑफ एनकोडर लेते हैं। सो आई होप यू गॉट द आर्किटेक्चर। थैंक यू।